In this lecture, we started the second chapter, that is the fundamental concepts and terminologies, and the question is the wealth and welfare. And in previous lecture, we completed the price and value goods and services, types of goods. The three question we already completed, and we revised the three question, that is the price and वैल्यू. तो हमने यहाँ पे दिखा था कि जो आज प्राइस एंड वैल्यू को हम ज़्यादातर क्या मानते हैं कि दोनों सिनोनिम्स ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट है. और हमने दो व्यू पॉइंट से मुताबिक हमने उनको अलग अलग किए थे कि जो फर्स्ट थे दैट इज़ द यूज वैल्यू. तो हमें यहाँ पे पता है कि यूज वैल्यू डिटरमाइन बाय द यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी टू कंज्यूमर फॉर आर वेरियस नीड्स. यानी अगर आप ज़्यादा यूज़ कोई भी गुड्स का है तो सर्विस का कमोडिटी कर रहे हो तो उनकी यूज वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा. तो यहाँ पे हमने देखा था कि फूड एंड सनलाइट, तो वहाँ पे मीनिंग एक और भी था कि जरूरी नहीं है कि जो हम जो प्रोडक्ट या तो जो कमोडिटी की यूज वैल्यू ज़्यादा है उनकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. एग्जाम्पल हमारे सामने की सनलाइट. एंड आगे की हम बात करें तो दैट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू. तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आप 1 kg वीट दे रहे हो और सामने से 1 kg राइस आप ले रहे हो, तो उनका मीनिंग क्या होगा कि 1 kg वीट की जो एक्सचेंज वैल्यू दैट इज़ द 1 kg ऑफ राइस, वो हमने वहाँ पे देखा था. नेक्स्ट की हम बात करें तो सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द टाइप्स ऑफ गुड्स. एंड जो प्राइस की भी हमने बात की थी कि प्राइस में हमें पता है कि जो भी हम मनी एज अ फॉर्म ऑफ मॉनिटरी जो हम चार्ज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइस. एंड देन गुड्स एंड सर्विस, तो हमें पता था कि गुड्स दैट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस. गुड्स को क्या होगा कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड जो सर्विस है दैट इज द इंटेंजिबल और डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा सर्विस के अंदर. हम कर सकते हैं एग्जाम्पल में एजुकेशन. आगे जो टाइप्स थे वहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज द फिजिकल एंड इनटेंजिबल गुड्स. जो हमने गुड्स एंड सर्विस के मीनिंग देखे वही आ गए यहाँ पे. सेकंड दैट इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. तो हमें पता था कि नॉन इकोनॉमिक की जो गुड्स हम परचेस कर रहे हैं उनके लिए अगर हमें कोई प्राइस नहीं पे करनी पड़ रही है तो दैट इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स. एंड इकोनॉमिक गुड्स यानी कि हमें कोई अमाउंट या तो एक्सचेंज वैल्यू अगर पे करनी पड़ रही है तो इकोनॉमिक गुड्स. जो थर्ड था दैट इज द ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल. ड्यूरेबल यानी उनका यूज जो होगा वो लॉन्ग टर्म तक हम कर सकते हैं एंड रिपीटेडली हम यूज कर पाएंगे. और जो पेरिशेबल है उनका यूज लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं कर पाएंगे. एंड जो भी हम यूज कर रहे हैं दैट इज द ओनली वन टाइम सिंगल टाइम. ये वन टाइम यूज कर पाएंगे, उसके बाद वो थ्रो ही करना पड़ेगा. एंड जो फोर्थ टाइप था दैट इज द प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स. तो हमने देखा था कि प्राइवेट गुड्स में किसके पास ओनरशिप होगी एज ए इंडिविजुअल, और एक्सक्लूडेबिलिटी का एक वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स था कि जब एक कोई भी समझो कि इंडिविजुअल वो प्रोडक्ट गुड्स यूज़ कर रहा है उसी टाइम दूसरा वो गुड्स यूज़ नहीं कर पाएगा. लेकिन जो पब्लिक गुड्स थे वहाँ पे ऐसा नहीं था. कि हमने देखा था कि गार्डन की बात कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी गार्डन, तो पब्लिक गुड्स हम बोलते हैं कि जो पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं. एंड जो फिफ्थ टाइप दैट इज द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. तो हमें पता था कि कंज्यूमर जो गुड्स है वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. जो प्रोड्यूसर गुड्स थे वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते थे, वो प्रोडक्शन के अंदर जाते थे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होके वो प्रोडक्ट हमारे पास आती थी. एंड जब इस लेक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं दैट इज़ द वेल्थ एंड वेलफेयर. तो हम यहाँ पे देखें कि मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया. तो यहाँ पे जो आल्फ्रेड मार्शल्स का जो आइडिया था या तो उनके अकॉर्डिंग वेल्थ की डेफिनेशन क्या हो सकती है. वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल. यहाँ पे हमें तीन वर्ड याद रखने पड़ेंगे कि दैट इज द फर्स्ट इज द यूजफुल, स्केर्स एंड कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज. यानी कि जो गुड्स या तो समझो कि वेल्थ हम उनको बोलेंगे कि जो यूजफुलनेस है, जिसकी स्केर्स है यानी कि शॉर्टेज होगी, एंड कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ऑन बाय समबडी दैट इज द वेल्थ. तो यहाँ पे मीनिंग आप समझ रहे हो कि यूजफुल
यानी कि वेल्थ का यूज होगा, स्केर्स यानी कि उनकी शॉर्टेज होगी। अगर हम एग्जाम्पल पे देखें कि सनलाइट, तो सनलाइट की कोई शॉर्टेज नहीं है, तो हमें वेल्थ उनको हम बोल सकते नहीं है। लेकिन जो स्केर्स हो एंड कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन बाय समबडी, दैट इज द वेल्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द इट शुड possess द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस। तो उनके अंदर हम बात करें कि जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द यूजफुल, और हमारा जो पहला वर्ड था मीनिंग के अंदर कि इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स और नीड, यानी कि हमारी जो एज अ ह्यूमन बींग हमारी जो नीड्स है अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हमारे यूजफुलनेस है, देयरफॉर गुड्स विच आर यूजफुल इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर वेल्थ। यानी कि समझो कि एज अ ह्यूमन बींग हम जो भी हमारी नीड है और हम जो भी गुड्स यूज कर रहे हैं हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वेल्थ। एग्जाम्पल है यहाँ पे हाउस, व्हीकल्स एंड प्रीसियस ज्वेलरी। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि हाउस, तो हमें हाउसेस की बात पता है कि, या तो व्हीकल्स लेते हैं कि व्हीकल्स में पता है कि जो हमारी उन नीड भी है और साथ साथ एज अ ह्यूमन बींग हमारी यूजफुलनेस भी है यहाँ पे कि हम व्हीकल्स का यूज़ करें। तो क्या हो गया यहाँ पे कि जो है ना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो सेटिस्फाई हो रहा है दैट इज द यूजफुलनेस। सेकेंड दैट इज द इट शुड बी स्केर्स, यानी कि जो हमारा सेकेंड वर्ड्स था वहाँ पे मीनिंग के अंदर कि स्केर्स की हम बात करें तो जिसका स्केर्स होगा यानी शॉर्टेज रहेगी। दोज कोमोडिटीज विच आर स्केर्स इन supply in relation to their demands and possess exchange value besides being useful are called wealth। यानी कि जो commodity है उनकी अगर scarce हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, that is the wealth। डिमांड है लेकिन सामने स्केर्स होगी तो उनको क्या बोलेंगे, that is the wealth। and goods which are useful but not scarce and do not have a exchange value like sunlight and air। तो मैं दोनों एग्जांपल पता है कि जो सनलाइट है एंड एयर है जिनका यूजफुलनेस है जो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा था, लेकिन दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे अगर एक्सेप्ट हो रहे कि तो हम बोल सकते हैं कि वो वेल्थ हो गए। लेकिन जो एक टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो वहाँ पे पॉसिबल था कि यूजफुलनेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूजफुलनेस सनलाइट एंड एयर दोनों की है, लेकिन जो उनके स्केर्स भी नहीं है एंड एक्सचेंज वैल्यू भी नहीं है, तो हम उनको वेल्थ मानेंगे नहीं, क्योंकि यूजफुलनेस भी होनी चाहिए, स्केर्स एंड ऑल्सो एक्सचेंज वैल्यू। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते कि वो वेल्थ है, बाकी वेल्थ नहीं है। और हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द इट शुड हैव अ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। तो जो वेल्थ है उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो उनको हम वेल्थ बोल सकते नहीं है। वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज। तो अगर जो भी वेल्थ है या तो जो कॉमोडिटीज है उनकी अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी तो उनको हम एक्सचेंज कर पाते हैं। एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर फिजिकल एबिलिटीज आर द इनेट एबिलिटी, यानी कि जो जन्मजात हमारी एबिलिटी है एंड एसेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर यूजुअली नॉट एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो उनको वेल्थ मानेंगे नहीं। कि हमारी जो अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है या तो हमारा जो एप्टीट्यूड है एज ए ह्यूमन बींग एंड जो हमारी फिजिकल एबिलिटी है जिनको हम एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, कि आपके पास जो भी है वो जन्मजात है। अगर आप समझो कि आपके पास कुछ स्मार्टनेस है या तो आप जो भी है और आपके अंदर कोई ऐसी कोई एबिलिटीज है कि आपके पास जो इनेट है यानी कि वो जन्मजात एबिलिटी है, तो वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकती, कि दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, तो उनको हम वेल्थ नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि वेल्थ क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि आपके पास जो भी एबिलिटी है जो आपके पास जन्म जाते हैं तो वहाँ पे आप एक्सचेंज नहीं एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो उनको हम वेल्थ मानेंगे नहीं। एंड इन टूडेज वर्ल्ड however the intellectual abilities of human beings like the ability to create new ideas are exchanged for money in the market, and hence
द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू क्रिएट नोवेल आइडियाज एंड गुड्स इज कॉल्ड वेल्थ। तो अगर समझो कि यहाँ पे कोई आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो, कुछ न्यू आइडिया मार्केट के अंदर ला रहे हो, तो आपका जो भी न्यू आइडिया होगा आप मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि आपके पास जो भी आइडिया है वो अगर कोई कंपनी को उस आइडिया की ज़रूरत है, उस एबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप वो आइडिया, वो फॉर्मूला समझो कि कोई कंपनी को दे रहे हो, तो कंपनी आपको सामने क्या प्रोवाइड करेगी? मनी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जो एबिलिटी थी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो एक्सचेंज उनका पॉसिबल था, वहाँ पे नहीं था क्योंकि वो जन्मजात एबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे समझो कि आप कुछ न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन लेकर आ रहे हो, तो मार्केट में और भी लोग होंगे कि आपका जो भी आइडिया है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको सामने अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। Hence, the intellectual ability to create novel ideas and goods is called wealth, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सचेंज भी पॉसिबल था एंड उसके सामने अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको अमाउंट यानी कि मनी भी आपको मिल रही थी। And yet the ability of scientists to think is a quality and do not wealth, but the novel idea created by scientist is wealth। हमें पता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो डेली कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन कर रहे हैं, और वो इनोवेशन क्या होता है कि वो कंपनी ही वो इनोवेशन या तो जो भी आइडिया उन लोगों के पास जो भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को कोई कंपनी होगी वो क्या कर रही है? परचेज। और सामने उन जो भी इन्वेशन जिसने भी किया उनको कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे हम उनको भी वेल्थ बोल सकते हैं। एंड जो फोर्थ, दैट इज़ द वेल्थ कंस्टिट्यूट गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो वर्ड एक लिखा है कि कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर आपके पास जो भी गुड्स है या तो जो भी कमोडिटी है उनका एक्सचेंज अगर पॉसिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द वेल्थ। वेल्थ इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड देयर फॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। यानी कि अगर आपके पास वेल्थ है तो एक्सचेंज पॉसिबल होना चाहिए। वेल्थ इज मीन टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजम्पशन एंड अदर नीड्स एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि आपके पास समझो कि जो भी कमोडिटीज़ है या तो जो भी वेल्थ है उनका एक्सचेंज पॉसिबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, एंड जो सेटिस्फाई करेगी प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर्स कंजम्पशन। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप एक्सचेंज अगर कोई भी गुड्स को कर रहे हो तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट इज़ द वेल्थ। एंड द सेकेंड मीन इज टू सेटिस्फाई द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजम्पशन एंड अदर नीड, तो हम उनको भी क्या बोलेंगे? दैट इज़ द वेल्थ। एंड आगे की हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि हाउस परचेज टुडे सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड ऑफ हाउसिंग एंड कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर टू बाय अदर गुड्स एंड प्रीशियस मेटल्स। लैंड ऑल्सो पजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हम एग्जाम्पल की बात करें कि हाउस, तो हमें पता है कि जो हाउस आप समझो कि आज परचेस कर रहे हो या तो बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, तो आपकी जो प्रेजेंट नीड है कि आप उसमें आज रह सकते हो, वो तो सेटिस्फाई हो ही रही है। लेकिन समझो कि आपको कोई फ्यूचर में कोई दूसरे गुड्स या तो सर्विस कोई परचेज करनी है, तो इस हाउस को आप क्या कर सकते हो? सोल्ड कर सकते हो, एंड बाद में टू बाय अदर गुड्स, यानी दूसरे गुड्स भी आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर द बोथ नीड आर सेटिस्फाई। And the last one is the durability. The wealth must possess the durability, and durable goods can be used for future exchange and for satisfying future needs and therefore become wealth। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गुड्स ड्यूरेबल है यानी कि लॉन्ग टर्म तक हम यूज़ कर सकते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो वेल्थ नहीं है, क्योंकि आप उनका एक बार यूज़ करोगे तो सेकेंड टाइम देर इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़। तो क्या होगा कि जो सिंगल टाइम यूज़ है वो वहाँ पे हम वेल्थ नहीं मानेंगे, लेकिन जिनका यूज़ समझो कि लॉन्ग टर्म तक है और हम मल्टीपल टाइम उनका यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ द वेल्थ। गुड्स विच पेरिश आफ्टर सिंगल यूज कैन नॉट बी यूज फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन एंड आर देयर फॉर नॉट वेल्थ। यानी कि जो पेरिशेबल गुड्स है दैट इज़ नॉट वेल्थ, बट जो ड्यूरेबल या तो जो ड्यूरेबिलिटी गुड्स है उनको हम बोल सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स दैट इज़ द वेल्थ। बट जो हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल टाइम यूज है या तो पेरिशेबल है, जो वेल्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, हाउस, प्रीशियस ज्वेलरी आर ड्यूरेबल गुड्स
and hence can be considered wealth along with their other characteristics, and shares also wealth. अगर आपने कोई भी कंपनी के शेयर परचेस किए हुए हैं तो जो शेयर है वो भी क्या है आपके लिए वेल्थ है, क्योंकि फ्यूचर में उनकी सेलिंग पॉसिबल है। हम वो आगे के बीए के अंदर भी आप देखने वाले हो कि किस तरह से ऑनलाइन डीलिंग होती है शेयर की, वो सब। एंड आगे की हम बात करें तो फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस बाय फार्मर आर नॉट वेल्थ इफ दे पेरिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो फूड ग्रेन्स है कि जो प्रोड्यूस करते हैं कौन, फार्मर, तो वेल्थ नहीं है। वेल्थ कब नहीं होगी, इफ दे आर पेरिश इन वेरी शॉर्ट टाइम, कि वो बिगड़ जाते हैं, समझो कि पेरिशेबल है, तो उनको हम वेल्थ मानेंगे नहीं, जो हमने आगे ही देख लिया। लाइकवाइज लेबर ऑफ लेबरर इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड वेल्थ। तो यहाँ पे जो लेबर की हम बात करें तो उनका जो मजदूरी वाला जो वर्क है वो भी वेल्थ नहीं है, क्योंकि उनका जो यूज है वो सिंगल टाइम है, कि आज के दिन अगर वो जो भी वर्क कर रहा है वो आज का दिन अगर समझो कि निकल गया तो कल वो यूज नहीं होने वाला है, तो वेल्थ नहीं है। However, if food grains can be stored in cold storage for a long time and their market value increase in future, then those becomes the wealth। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि हमें पता है कि जो भी फूड ग्रेन्स है जो स्टोर हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी कि इफ दे आर पेरिश, कि वो पेरिशेबल है तो वेल्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है उनका हम स्टोर करेंगे कोल्ड स्टोरेज में, तो कोल्ड स्टोरेज में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक उनका यूज़ यहाँ पे पॉसिबल होगा, कि तो पेरिशेबल नहीं रहेगी, अब वो ड्यूरेबल हो गए। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करेंगे, एंड जब मार्केट में डिमांड आएगी या तो प्राइस जब उनकी इंक्रीज होगी मार्केट वैल्यू, तब उनको हम क्या करेंगे, सेल्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे फूड ग्रेन्स को वेल्थ मान सकते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज यानी टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ कर कर क्या किया है कि जो वेल्थ थी वो रेडिफाइन की है। यानी कि जो वेल्थ, जो फूड ग्रेन्स पहले ड्यूरेबल नहीं थे यानी कि पेरिशेबल थे, अब रीडिफाइन यानी कि वो क्या हो गए कि जो ड्यूरेबल हो गए, तो वेल्थ अब बन गए। कि पहले जो फूड ग्रेन्स वेल्थ नहीं थे, ड्यू टू यूज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द फूड ग्रेन्स इज द वेल्थ। तो नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज द ड्यूरेबिलिटी। और यहाँ पे हमने जो पांचों की बात की थी कि जो वेल्थ थे कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थे, पहले हमने मीनिंग देखा था यहाँ पे। एंड मीनिंग में हमने देखा कि वेल्थ की अगर हम बात करें तो अलग अलग, जो एक एडम स्मिथ था कि उसने एक जो डेफिनेशन दी थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेल्थ, कि वेल्थ है जो इम्पोर्टेंट है इन इकोनॉमिक्स के अंदर। और मार्शल का भी जो आइडिया था कि अल्फ्रेड मार्शल का हमने यहाँ पे आइडिया देखा कि जो यूजफुलनेस है, तीन वर्ड हम यहाँ पे याद रखने हैं, यूजफुलनेस, केयर्स, एंड द थर्ड वन इज एक्सचेंज। तो तीनों अगर सेटिस्फाई हो रहे वर्ड, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दैट इज द वेल्थ। एंड उनके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, जो पांच में जो फर्स्ट वन था कि यूजफुलनेस, तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड आ गया था मीनिंग के अंदर उसकी हम बात कर रहे हैं। एंड द सेकेंड इज द इट शुड बी स्केर्स, स्केर्स यानी कि शॉर्टेज होनी चाहिए। एंड जो थर्ड था दैट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन पीछे से हमने देखा था कि जो ह्यूमन के अंदर जो भी कुछ न्यू क्रिएशन कर रहे हैं तो उनकी सेलिंग पॉसिबल है, तो वहाँ पे वो फिजिकल नहीं है तो भी हम उनको क्या मानेंगे कि वेल्थ है। एंड जो फोर्थ दैट इज द वेल्थ कंस्टिट्यूट्स द गुड्स विच आर कैपेबल बी एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंजेबल होना चाहिए। एंड द फिफ्थ इज द ड्यूरेबिलिटी, यानी कि उनका जो यूज़ है दैट इज़ द लॉन्ग टाइम के लिए एंड मल्टीपल टाइम के लिए यूज़ होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम एंड सिंगल टाइम। एंड in this lecture we have completed the question that is the meaning and characteristics of wealth। और वेल्थ की भी हमने बात करो तो वेल्थ एंड वेलफेयर, यहाँ पे भी दो पार्ट हैं। तो इस लेक्चर में हम वेल्थ को कंप्लीट कर रहे हैं, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ वेल्थ। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन भी बचेगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आज हमें बताया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चार फैक्टर है दैट इज द लैंड, लेबर,
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सब हम देखेंगे आगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे भी। तो अलग अलग और भी क्वेश्चन है, और इस चैप्टर हम समझ सकते हैं कि 60% कंप्लीट हो गया, अभी भी 40% रिमेनिंग है, जो हम आगे के नेक्स्ट लेक्चरों में एक एक क्वेश्चन होके धीरे धीरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हेलो फ्रेंड, in the past lecture we already completed the wealth and welfare, the meaning and characteristics of wealth। तो हमें पता था कि वेल्थ यानी कि हमारी जो संपत्ति है उनकी बात करते हैं, वेलफेयर यानी कि कल्याण की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अलग अलग जो इकोनॉमिक्स उनकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ वो भी हमने देखे थे कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन दैट इज टू बी पजेस द कैरेक्टरिक ऑफ द यूजफुलनेस, कि उनका हम यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी स्केर्स यानी कि शॉर्टेज है। एंड द थर्ड वन दैट इज द इट शुड हैव अ फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। एंड द फोर्थ one that is the wealth constitutes goods which are capable of exchange, and the fifth that is the durability। तो ये अलग अलग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेल्थ के, तो जो हमने देख लिए थे। आगे की हम बात करें दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेल्थ। तो जो आज का हमारा जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेल्थ, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेल्थ। Wealth can be classified as a individual wealth and social wealth, as well as second that is the national wealth and international wealth। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो वेल्थ के टाइप्स है दैट इज अ क्लासीफाई इन टू। द फर्स्ट वन दैट इज द इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। तो इंडिविजुअल वेल्थ यानी कोई भी इंडिविजुअल की खुद की वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। एंड सोशल वेल्थ यानी कि जो सोसाइटी है उनकी वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। एंड नेशनल वेल्थ दैट इज़ द लिमिट टू द कंट्री। एंड इंटरनेशनल वेल्थ यानी कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री होगी उनके बीच इंटरनेशनल वेल्थ का शेयरिंग होगा, जो हम आगे मीनिंग में देख रहे हैं। इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। Wealth under the ownership of individual and meant for a private consumption is called individual wealth। यानी कि जो इंडिविजुअल है उनकी ओनरशिप उनके पास है, इंडिविजुअल के पास, एंड साथ साथ जो कंजम्पशन है वो प्राइवेट पर्सन ही कर रहे हैं। तो कंजम्पशन एंड ओनरशिप दोनों इंडिविजुअल के पास है, दैट इज़ द इंडिविजुअल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस, तो हम पता है कि जो घर की बात करें तो घर जो होगा इंडिविजुअल किसी का ही होगा, तो वहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज़ द इंडिविजुअल वेल्थ। एंड वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ अ सोसाइटी एंड मींट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन इज कॉल्ड सोशल वेल्थ। फॉर एग्जांपल हम रोड एंड गार्डन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रोड है वहाँ पे ओनरशिप कलेक्टिवली है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। एंड जो कलेक्टिव कंजम्पशन है, रोड या तो गार्डन कोई एक ही बंदा यूज़ नहीं कर रहा है, कलेक्टिवली सब लोग एक साथ उनको यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते दैट इज़ द सोशल वेल्थ। इंडिविजुअल में ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन बोथ आर विद द प्राइवेट, या तो इंडिविजुअल के पास होगा। एंड जो सोशल वेल्थ की हम बात करें तो एक सोसाइटी के पास ओनरशिप होगी एंड कलेक्टिवली कंजम्पशन भी पॉसिबल होगा। द सेकेंड वन दैट इज़ द नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो नेशनल वेल्थ इज लिमिट टू द नेशन। वेल्थ बिलोंग्स टू द नेशन एंड पजेस एंड ट्रेजर बाय अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। यानी कि जो वेल्थ है वो नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, एंड जो पोजेशन एंड ट्रेजर की बात कर रहे हैं वो नेशन के पास है, दैट इज़ द नेशनल वेल्थ। इट हेल्प्स टू गेट अ रेट एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ नेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि रिवर्स है, माउंटेन्स है, लिटरेचर है एंड स्क्रिप्चर है। यहाँ पे हमें एक दो एग्जाम्पल याद रखें, दैट इज़ द रिवर्स एंड माउंटेन्स। तो जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो रिवर्स है या तो माउंटेन्स है और पूरे कंट्री की वेल्थ है यानी कि नेशनल वेल्थ। एंड इंटरनेशनल वेल्थ इज दैट वेल्थ विच इज़ नॉट ओन बाय वन नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड एंड कैन बी शेयर बाय सेवरल नेशन। तो हमें पता चल गया कि जो नेशनल वेल्थ थी उनकी ओनरशिप सिर्फ कोई एक नेशन के पास होती है, एंड जो इंटरनेशनल वेल्थ है ओन बाय वन नेशन, नॉट वन नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड की वो प्रॉपर्टी या तो वेल्थ होगी, तो मैं बोल सकती दैट इज़ द इंटरनेशनल वेल्थ।
तो यहाँ पे जो दोनों टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ द वेल्थ, यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल या तो सोसाइटल वेल्थ। द सेकेंड वन दैट इज़ द नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो मैं नेशनल वेल्थ में देख लिया कि जो कोई एक कंट्री की ओनरशिप है, एंड इंटरनेशनल वेल्थ जो है वो पूरे वर्ल्ड की वेल्थ है। तो यहाँ पे हम वेल्थ का पॉइंट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है। तो उनका जो सेकंड पार्ट दैट इज़ द वेलफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलफेयर की हम बात करें तो वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि वेलफेयर का मीनिंग हमें पता है कि कल्याण की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? तो एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, यानी कि आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, एंड एन ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है दैट इज़ द वेलफेयर। कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मीनिंग क्या होगा कि आज आपकी इनकम समझो कि 50,000 है। सॉरी, हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते हैं कि आपकी जो इनकम यहाँ पे वो सिर्फ 10,000 है। तो 10,000 में आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होगी वही यहाँ पे आप सेटिस्फाई कर सकोगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होकर समझो कि हो गई 40,000, तो उससे जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें भी। And the concept of welfare is used by all philosophies from spiritual science to the economics। यानी कि जो फिलोसोफर्स है वो भी स्पिरिचुअल साइंस को अब इकोनॉमिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। कि जो हमें पता था कि जो रिलीजियस रिलेटेड कोई भी पॉइंट है उनको हम आज इकोनॉमिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। एंड all human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life। यानी कि जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है एंड नॉन इकोनॉमिक, दोनों के मीनिंग हमने देख लिए थे। कि इकोनॉमिक यानी हम कुछ वहाँ पे पेमेंट करेंगे, एंड जो विदाउट पेमेंट होगा दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे दोनों एक्टिविटी जो अल्टीमेटली कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम यहाँ पे दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड वेलफेयर कैन बी मेजर क्वांटिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड क्वालिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जब हम बात करें यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव, तो उनको हम कनेक्ट करेंगे ग्रोथ के साथ, एंड जो क्वालिटेटिव उनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के साथ। तो क्वालिटेटिव दिस रिलेट्स टू द डेवलपमेंट एंड द क्वांटिटेटिव रिलेट्स टू द ग्रोथ। तो यहाँ पे लास्ट जो दो लाइन वही लिखी है कि जो क्वांटिटेटिवली जो मेजर था वो ग्रोथ के साथ कंटेक्स्ट में था, एंड क्वालिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। In economics, subject of welfare can be studied as a individual welfare and collectively welfare। यहाँ पे बाय मिस्टेक ही लिख दिया है हमने, तो we write the B instead of he। In economics, subject of welfare can be studied as a individual welfare and collective welfare। तो हम इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करें कि समझो कि कोई जो इंडिविजुअल है उनके एफर्ट्स है, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रही है, सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ये पूरी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल अपने कुछ एफर्ट्स लगाए और उनसे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव हो रहा है, वेलबींग हो रहा है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर। हम यहाँ पे देख रहे हो when individual seeks to make efforts to improve her standard of living and well-being। यानी कि जो इंडिविजुअल खुद अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनसे उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है एंड वेल बीइंग, इट बिकम सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ने खुद ने एफर्ट्स किए और खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड जो हम बात करें सेकंड, दैट इज़ द कलेक्टिव वेलफेयर। तो व्हेन नेशन एंड गवर्नमेंट सीक टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेशंस या तो गवर्नमेंट का यहाँ पे
लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर समझो कि कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं पूरी पब्लिक के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, तो वहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स हुए कि कलेक्टिव वेलफेयर, पूरी सोसाइटी के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज़ द कलेक्टिव वेलफेयर। एंड जो आगे की हमने बात करी, कोई इंडिविजुअल खुद के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज़ द इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ द वेलफेयर, और आगे का जो क्वेश्चन होगा होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एंड जो क्वेश्चन है अगला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी हम देख लेंगे। तो अब आपके जो बाकी का जो चैप्टर यहाँ पे रहे, सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी रहे। द फर्स्ट दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड उनके बाद ट्रेड साइकिल है, एंड लास्ट वन दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल एंड फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ऐसे तो यहाँ पे मेनली 2 क्वेश्चन ही रहे हैं कि फर्स्ट वन दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन दैट इज़ द ट्रेड साइकिल। तो जो दोनों क्वेश्चन है वो हम शायद अब 2 या तो 3 लेक्चर की हमें ज़रूरत रहेगी, और उस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे।